हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। फाइनली गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे। चलो यहाँ पे रेडी हो जाते हैं नहा धो के। अभी तो फ़िलहाल मैं ब्रश करी थी मॉर्निंग में, और जल्दी से ब्रश करने के बाद रेडी हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, अभी ब्रश कर रही थी मैं यहाँ पे। देन उसके बाद अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया था। देन गाइज़, खा पी के हम जाएंगे डायरेक्ट अपना लाइब्रेरी। फाइनली गाइज़, मैं आ चुकी थी लाइब्रेरी में। जैसे कि आपको पता है हमारा स्टडी प्लान क्या रहता है और हम कैसे स्टडी फॉलो करते हैं, स्टडी रूटीन। मेरा तो स्टडी रूटीन यही रहता है कि डेली जो जो मेरे टॉपिक्स हैं, जो जो मेरे टारगेट हैं, उनको कंप्लीट करना है ना। गाइज़, अभी मैं आ चुकी थी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप वगैरह निकाला, पानी की बोतल वगैरह सेट की। देन अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स से। जैसे कि आपको पता है डेली करंट अफेयर्स मैं ज़रूर करती हूँ। मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस को मिस नहीं करती गाइज़। आई होप आप भी करते होगे, आप भी मिस नहीं करते होगे अपनी चीज़ों को। अगर आपसे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या कहते हैं, उनका टाइम कम कर सकते हो, या फिर उसको MWF या फिर TTS में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, और आप भी मेरी तरह धीरे धीरे ही अपनी स्टडी को स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, एकदम बेसिक लेवल से, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी अपनी चीज़ों के लिए। गाइज़, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैं स्टार्ट कर रही थी अपने करंट अफेयर्स, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गए थे। तो स्टार्टिंग में हमने किया था थोड़ा सा रिवीजन, सर ने हमें रिवीजन करवाया था। देन उसके बाद रिवीजन के साथ साथ हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट रिवाइज़ करते हैं जो हमने नेक्स्ट क्लास में लिया था। देन उसके बाद हम अपने वापस से आ जाते हैं करंट अफेयर्स को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं तो आपको पता है हिंदी में ही करंट अफेयर नोट्स करती हूँ, नोट बनाती हूँ मतलब, और हिंदी में ही मतलब नोट्स बनाना मेरे को पसंद है। और मैं ना जो अपनी मेन प्रॉपर तैयारी है ना, वो हिंदी में ही करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं लगता या समझ नहीं आता, बट हाँ, एक कंफर्ट ज़ोन होता है ना, तो मेरा कंफर्ट ज़ोन है हिंदी। तो मैं हिंदी में करती हूँ सारी चीज़ें। अपना करंट अफेयर्स हो गया, GK GS हो गया, तो मैं ये सारी चीज़ें हिंदी में ही करती हूँ। और बाकी जो हमारी रीजनिंग वगैरह होती है, वो तो आपको पता ही है, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आता ही है, तो हम उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं। बाकी हाँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही प्रेफर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना कि मेन कंफर्ट ज़ोन, या फिर जिसमें आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है, उस भाषा को लेके चलना चाहिए। तो मेरी को तो क्या कहते हैं, हिंदी में मेरी पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और स्टार्टिंग से ही मैं हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करती आई हूँ। और हमारे स्कूल में ना 6th क्लास से ही गाइज़ SST में ऑप्शंस थे कि आप SST जो है उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग से ही जो हमारा सोशल साइंस का सब्जेक्ट था वो हिंदी में ही प्रेफर करा। मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, सिविक्स, ये सारी ही मेरी हिंदी में होती थी, और हिंदी मैं काफ़ी अच्छे से समझ पाती थी, और हिंदी में मेरे को आंसर राइटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और मुझे ऐसा लगता था कि जब हम हिंदी में चीज़ें करते हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हाँ, आप हिंदी में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है कि आप उतनी वर्डिंग में या फिर उतने वर्ड्स में आप इंग्लिश में, सोशल साइंस में वो आंसर नहीं दे पाते हो। बट हाँ, जब आपके पास हिंदी होता है, हिंदी मीडियम होता है SST जैसे सब्जेक्ट्स में, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ का पेपर पैटर्न तो यही है, वो बाइलिंगुअल ही होता है। चाहे फिर पेपर साइंस का हो, मैथ्स का हो, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के, मतलब लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी सारे पेपर बाइलिंगुअल ही आते हैं। या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लो, नहीं तो अपना UPSC का एग्ज़ाम्स ही ले लो, प्रीलिम्स वगैरह ही ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आते हैं। और जो ये करंट अफेयर्स होते हैं, आपको पता है, ये हमारे काफ़ी बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़ होती हैं, उसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। तो फाइनली गाइज़, मैं यहाँ पे अपने करंट अफेयर्स ही करी थी,
और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 6th क्लास में मेरे पास सोशल साइंस था, वो हिंदी में था। देन 7th में भी मैंने हिंदी में ही अपना सोशल साइंस को रखा। उसके बाद 8th 9th 10th देन 11th 12th में भी फिर मेरा कंफर्ट ज़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता गया और हिंदी में मेरी पकड़ काफ़ी मज़बूत थी और काफ़ी अच्छा स्कोर भी करती थी मैं, और आंसर्स भी काफ़ी अच्छे से लिख लेती थी। और जैसे टॉपिक वाइज है ना, चीज़ों को हाईलाइट करके और ग्राफ के थ्रू, मतलब समझ रहे हो ना आप, क्या कहते हैं, पॉइंट्स में हाईलाइट करके 5 पॉइंट्स लिखना और चार्ट बनाना सर्कल करके, है ना, पिरामिड की शेप में, तो उस तरह से। सो गाइज़, अभी हमने अपने करंट अफेयर्स कर लिए थे, जैसे कि आप देख रहे थे। साथ के साथ ना जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं तो मैं उनको ना उसी वक्त ही हाईलाइट कर लेती हूँ, बिकॉज़ जो बाद में हैं वो हम इतना भी वो नहीं रख पाते ना कि हाँ हमें क्या, जब हम रिवीजन करते हैं तभी हमें पता चलता है। बट जब आप साथ के साथ कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ें लगे कि हाँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें ना, मैं आपको सच बताऊँ, 2 हाइलाइटर तो आपके पास होने ही चाहिए जिसमें आप चीज़ों को हाईलाइट कर सको। फिर यहाँ पे थोड़े फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो वो भी करने लगे थे हम। और आपको पता है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यूपी पुलिस हो गया हमारा, एसएससी जीडी का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया। इन सारे एग्ज़ाम्स में आपको पता है बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, और उत्पादक होते हैं जैसे कि, और नोबेल पुरस्कार वगैरह, ये तो जैसे कि आपको डेली का पता ही है। देन गाइस, यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करने वाले थे अब हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी अपना हिस्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें साथ के साथ अपना यूपीएससी का भी बेस बना के चलना है। तो मैं अभी अपना फाउंडेशन ही तैयार कर रही हूँ, जो कि मैं सेल्फ़ प्रिपरेशन कर रही हूँ और ऑनलाइन ही मैं करती हूँ, मतलब पेड बैच नहीं होता है, ऑनलाइन क्लासेस ही देख के मैं करती हूँ। स्टडी विद मयंक करके यूट्यूब चैनल है। सो मेरी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो स्टडी विद मयंक से स्टार्ट होती है। तो मैं सर का चैनल काफ़ी अच्छा समझती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं सर की क्लासेस। तो हमने फ़र्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास 6 की हिस्ट्री अभी स्टार्ट करी है। 2 चैप्टर हमारे हो चुके थे गाइज़, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3rd चैप्टर। सो ये है हमारा 3rd चैप्टर, और यहाँ पे भी मैंने 3rd चैप्टर ना पूरा स्टार्ट कर दिया था। और साथ के साथ पीडीएफ भी खुल जाती है, और वीडियो के साथ साथ मैं ना हाईलाइट भी करती रहती हूँ चीज़ों को। और नोट्स बनाना मैं ज़्यादा प्रेफर समझती हूँ, बिकॉज़ जब आप नोट्स बनाओगे ना तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो अलग होता है कि हाँ आपने बुक रीडिंग कर ली, बुक में हाईलाइट कर लिया, बट एक होता है ना अपना सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन कि हाँ पर्सनली ही आपको क्या कहते हैं, नोट्स इस तरह से बनाने होते हैं, इस तरह से आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको ज़्यादा बेटर फील होता है। तो मेरे को तो पर्सनली यही होता है गाइस कि मैं जो भी नोट्स बनाती हूँ ना, तो मतलब मैं ऐसे ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना समझती हूँ बुक रीडिंग करने के बाद। उसके बाद अच्छा सा यूट्यूब चैनल या फिर अच्छे से टीचर्स को प्रेफर करती हूँ जो यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स के लेवल के हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ें कैसे हाईलाइट करते हैं, साथ के साथ वो हमें मैप के थ्रू भी समझाते हैं, और वहाँ की जो चित्रण शैली वगैरह होती है उसके बारे में पता चलता है। तो ये जो हमारा था, जो 6th क्लास का चैप्टर 3rd था, ये था भोजन संग्रह से उत्पादन तक, है ना। तो इसमें हमने खेती और पशुपालन की शुरुआत कब कैसे हुई, है ना, इस चीज़ के बारे में हमने इसके नोट्स बनाए थे। फर्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड था। उसके बाद कौन कौन से पशु आए, है ना, खेती कैसे स्टार्ट की गई, और बसने की जो प्रक्रिया थी वहाँ पे किस तरह से थी बसने की प्रक्रिया, है ना, लोगों द्वारा वहाँ पे पेड़ पौधे कब कैसे लगाए गए, फिर वो उन्होंने खेती करना कैसे सीखा, किस किस प्रकार के अनाज जो थे वहाँ पे उगाए जाते थे, और वो शहर आधुनिक समय में कहाँ पे थे स्थित, और वर्तमान में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो कि मैं साथ के साथ इसमें नोट्स बनाती हूँ ना, तो इससे हमें हमारा ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं ना, वो सब इसी में से ही आता है। अगर हम नोट्स बनाएंगे, बुक रीडिंग करेंगे, देन उसके रिवीजन करते रहेंगे, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो तो हमारे नॉर्मली अपने आप ही तैयार होते जाएंगे। बस उसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और
जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, मैं तो यही उम्मीद करती होंगी वो नोट्स बनाना ज़रूर प्रेफर करते होंगे, चीज़ों को हाईलाइट भी करते होंगे। इनफैक्ट आप लोग मेरे से अच्छा ही करते होंगे, है ना। तो अभी हमारा एक पेज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे नवीन जीवन शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो भी मतलब मेरे का जो मेन हेडिंग होती है ना, उसको तो काफ़ी अच्छे से आपको हाईलाइट करके ही चलना है, क्योंकि जब भी तो आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप चीज़ों को हाईलाइटेड करके समझोगे अच्छे से और उसको अपने वे में स्टार्ट करोगे, ताकि आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसमें हम नवीन जीवन शैली के अंदर हम ये पढ़ रहे थे अनाज के बारे में, और किस तरह से वहाँ पे औजार भी बनाए जाते थे, बुनाई की जाती थी, टोकरियाँ बुनते थे वो लोग। तो पशुपालन में क्या क्या होता था, भोजन संग्रह का क्या क्या चीज़ें थी, तो है ना। मतलब वहाँ पे जो नवीन जीवन शैली आई, कौन से टाइम पे आई, है ना, आधुनिक समय में क्या था, फिर जो अनाज थे और अनाज का उपयोग वो किस तरह से करते थे इसमें, तो इस चीज़ के बारे में हम इसमें पॉइंट में लिख रहे थे। तो मतलब ये मेरे जो आपको वैसे ही पता है 6 क्लास की एनसीईआरटी मतलब अब आप करोगे तो आपको काफ़ी इजी ही लगेगी, और चैप्टर भी काफ़ी बड़े बड़े नहीं होते। मैंने जितने भी देखे टोटल 11 चैप्टर हैं और 10 पेज का एक चैप्टर है। तो आई होप आप अच्छे से, अगर एक आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, वो आपकी नोट्स कितने दिन में बनाना प्रेफर करते हो। कुछ लोग होते हैं कि हाँ 2 दिन में पूरी बुक ख़त्म करने का सोचते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ हम पर डे 1 चैप्टर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, बिकॉज़ उनको साथ के साथ अपना करंट अफेयर्स भी करना होता है, हिंदी भी करनी होती है, रीजनिंग वगैरह भी करनी होती है, फिर मैथ्स या फिर अदर क्लासेस जो होती हैं वो उन लोगों को करनी होती हैं। सो इसी तरह से मेरा तो यही होता है, पहले मैं अपने करंट अफेयर्स करती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ 6 क्लास की एनसीईआरटी से, जो मैंने अभी हाल फ़िलहाल में ही स्टार्ट किया है। तो मेरे 2 चैप्टर्स तो कवर हो चुके थे, ये मेरा 3rd चैप्टर था जो कि भोजन संग्रह पे है, और इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे ऑलमोस्ट, जैसे कि अभी आप पढ़ सकते हो, है ना। अनाज और उसके उपग्रह पे हम पहुँच गए हैं, उपयोग पे पहुँच चुके थे। और ये इसमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, है ना, चावल, मवेशी, इन सब के बारे में। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है कि मेहरगढ़ में, फिर आधुनिक है, पाकिस्तान में स्थित है। मतलब पहले कहाँ पे ये हुई थी और अब आधुनिक में, मतलब वर्तमान समय में उस जगह को किस नाम से पुकारा जाता है, या फिर वो जगह कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से, है ना, ज्वार, बाजरा, इसके बारे में भी हमने इसमें लिखा है काफ़ी अच्छे से, और इन्हीं पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लेते हो। और यही पॉइंट्स होते हैं गाइस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, और फिर हम सोचते हैं ये कहाँ से आया। इसलिए कहते हैं जो 6-7 क्लास की एनसीईआरटी होती है ये हमारा बेस होता है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। देन गाइस हमारी एनसीईआरटी हो गई थी कंप्लीट, और 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए थे अपने नवीन सर की क्लास पे। तो रोज़गार विद अंकित सर का चैनल है, जैसे कि आपको पता होगा यूपी पुलिस में सर ने काफ़ी अच्छे से क्या कहते हैं हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तब तो मैं इतना अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी, बट हाँ मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, ऐसी बात नहीं है। सो मैंने सोचा कि अब मैं सर की क्लासेस को अटेंड करती हूँ और प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, बिकॉज़ ऐसा नोटिस आया था कि 6 मंथ्स के अंदर कभी भी गवर्नमेंट यूपी पुलिस का एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवा सकती है। और वहीं पे मैंने आज अपना हिंदी का स्टार्ट करा था। तो हमारी फ़र्स्ट क्लास थी सर की, जो कि थी नाउन, और ये मैंने आज ही से स्टार्ट किया है। तो मतलब संज्ञा के बारे में हम इसमें लिख रहे थे, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के मूल भेद, और संज्ञा के वैसे तो 5 भेद होते हैं, बट जो मूल भेद होते हैं वो 2 ही होते हैं, है ना, प्रकारों को। और उदाहरण के साथ साथ सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, और मुझसे ज़्यादा तो आप बेटर जानते होंगे, बिकॉज़ अंकित सर को, मतलब नवीन सर को कौन नहीं जानता, उनका चैनल है रोज़गार विद अंकित। और सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही फेमस, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और वो अपनी टीचिंग स्किल से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और बहुत सारे बच्चे उनको फॉलो भी करते हैं। तो मैं तो हिंदी के टीचर के लिए आपको नवीन सर ही बताऊंगी, वो एकदम बेस्ट टीचर हैं, और उनकी ही सारी जो फैकल्टीज़ वगैरह हैं, उन्हीं के जो अदर टीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बट मैंने तो
नवीन, सॉरी मैं मेरे मुंह से ना बार बार अंकित ही नाम निकला जा रहा है, बट इस सर का नाम नवीन है। तो नवीन सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने जो आज क्लास ली थी उनकी हिंदी की, तो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी सर की क्लास, इसलिए मैंने सर के नोट्स, जैसे सर बता रहे थे, पूरा 1 घंटा था, मुझे पता भी नहीं चला सर का 1 घंटा कब निकल गया। और सर इतने अच्छे से आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, मतलब उदाहरणों के साथ बताते हैं ना, कि आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सको और उनको पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सको, और एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप वो भी प्रिपेयर कर सको। तो आपको सर की क्लास अटेंड करने के बाद हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम गाइस आने ही नहीं वाली है, बिकॉज़ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे फॉलो करते हो, कैसे फॉलो नहीं करते हो। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पूरे नोट्स सारे कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने ये 3 चीज़ें करी थी आज। अपने करंट अफेयर्स करे थे, जो करंट अफेयर्स करे थे मैंने, उसमें भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब आप सोचो ना, 1 से 1.5 घंटा आप सब चीज़ के लिए मान के चलो। फिर जो हिस्ट्री के नोट्स थे उनके लिए भी मेरे को 2 घंटे लगते हैं। अभी जो मैंने हिंदी की क्लास ली थी सर की, वो भी 1 घंटे 12 या 23 मिनट की थी। तो इसी को चाहे 2x की स्पीड पे देखो, चाहे कैसे भी देखो, बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। और जब तक आप चीज़ें समझोगे नहीं तो आप अपनी चीज़ों को कैसे कर पाओगे। इसलिए हमेशा चीज़ों को समझ के और अच्छे से करना चाहिए। इसी तरह से भी आप देख सकते हो, मैंने सर के सारे नोट्स जैसे जैसे सर बताते जा रहे थे वैसे वैसे मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से नोट कर लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो सर ने लिखवाया था सब कुछ मैंने हाईलाइट भी कर रखा था। इस तरह से संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वो 2 होते हैं। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं, और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के जो है वो 3 प्रकार के भेद बताए जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा था यहाँ उदाहरण के साथ, है ना। द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है, तो यही सारी चीज़ें हमने आज करी। सो फाइनली गाइज़, आज वाले व्लॉग में इतना ही था। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अब अपने